फिर एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, इसी तरह के टॉपिक्स पे अब हम चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात सरफेस टेंशन। आपको मैं याद दिलाऊं कि व्हाट वाज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या था, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। आपको शायद याद होगा कि सरफेस टेंशन आप जानते हो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड by virtue of which it tends to decrease its surface area। ये अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। क्या मतलब है सर? जैसे इस बात को समझने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा ये केस समझ लो कि अगर मान लो कि मैं एक लिक्विड अज्यूम करता हूँ, लिक्विड एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड ये भरी हुई है, दिस लिक्विड इज एयर, यहाँ पर भी लिक्विड है। तो ये अलग से ये जो पोर्शन दिखा रहा हूँ इसको मैं कह रहा हूँ लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म का भी बहुत बेसिक सा मतलब होता है बेटा कि फिल्म का मतलब है कि एक बहुत पतली सी सरफेस ऑफ द लिक्विड, या आप कह सकते हो कि इट इज वेरी थिन सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज टेकन एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, और इसको हम लिक्विड फिल्म कह रहे हैं। इसके अंदर एक आई विल अज्यूम वन मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड वेल इनसाइड द लिक्विड एंड अनदर मॉलिक्यूल आई विल टेक एट द और इनसाइड द लिक्विड फिल्म। फिर से सुनो, दो लिक्विड के मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, वन इनसाइड द लिक्विड एंड अनदर वन इनसाइड द फिल्म, सरफेस फिल्म। ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, ये सुना होगा आपने, ये टर्म्स पहले भी सुने होंगे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। कोहेसिव फोर्स का बेसिक मतलब होता है बेटा कि द फोर्स और द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू लिक्विड्स, सॉरी द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। मतलब अगर सेम बॉडी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या सेम लिक्विड के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सरफेसेस या दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेसिव का मतलब सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स, और एडेसिव का मतलब कि डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। अब अगर मैं ये फोर्स अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये फोर्स अज्यूम कर रहा हूँ जिसको मैंने कहा है कि सर ये कौन सा फोर्स है, तो कोहेसिव फोर्स, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बेटा देखो, इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे हर तरफ से, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, इस तरह से अट्रैक्शन हो रहा होगा इस पर बाय द अदर मॉलिक्यूल्स। और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम नेचर। तो आप इस बात को ध्यान दो, तो ये वाला फोर्स विल बी कैंसल आउट बाय दिस फोर्स, ये वाला फोर्स विल बी कैंसल आउट बाय दिस फोर्स। मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले मॉलिक्यूल में नेट फोर्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बिकॉज द फोर्सेस आर बैलेंसिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो ये नेट फोर्स इस पे जीरो है। बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पे इधर से फोर्स लग रहा होगा बिकॉज देयर इज मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट एंड राइट, एज वेल एज इधर से भी फोर्सेस लग रहे होंगे। But as there is no liquid molecule above this given molecule, इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर और कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस पे ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। There would be no attractive force acting on this given molecule from the upward side, है ना, क्योंकि इधर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में अपन कह सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ठीक है। इसका मतलब बेटा ये वाला जो मॉलिक्यूल है विच इज टेकन वेल इनसाइड द लिक्विड, ये वाला मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है और ये वाला मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये वाला मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं कि स्टेबल है, बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है दिस विल बी अनस्टेबल बिकॉज इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस सरफेस में विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम और दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दे आर नॉट स्टेबल। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, दिस होल सरफेस विल बी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस दीज मॉलिक्यूल्स। फिर से मेरी बात सुनो, ये जो पूरा सरफेस है जो लिक्विड का जो हमने फिल्म अज्यूम करा है, ये पूरा का पूरा फिल्म, ये पूरी की पूरी ये जो फिल्म है, ये पूरी की पूरी फिल्म क्या होगी? तो ये पूरी की पूरी फिल्म ही अनस्टेबल होगी। ठीक है। तो इसका मतलब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज अनस्टेबल
है ना, एज देयर इज मॉलिक्यूल्स जिसपे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो सरफेस अनस्टेबल है। तो इसके कारण सरफेस क्या करना चाहता है, तो देखो बेटा हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि हर बॉडी टेंड्स टू अचीव स्टेबिलिटी, और हर बॉडी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, तो ये सरफेस भी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा। और टू अचीव दिस स्टेबिलिटी इट विल टेंड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ दीज अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। इस तरह के अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है उसको ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये सरफेस अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करे, बिकॉज जितना सरफेस एरिया कम होगा हम ये कह सकते हैं उतना उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे, तो उतने ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज करेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड सरफेस विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो होता यह है कि कोई भी लिक्विड सरफेस बेसिकली बिहेव्स लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, कोई भी लिक्विड सरफेस स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये ऐसे बिहेव करता है सच दैट कि ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है और ये अपनी सरफेस एरिया को डिक्रीज कर सकता है। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस by virtue of which it tends to decrease its surface area, and in the process is it behaves as a stressed membrane। और इस प्रोसेस में ये कैसे बिहेव करता है, एज लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन विच कैन बी स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह इस प्रोसेस में ये बिहेव करता है। मेरी बात शायद समझ आ गई होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, है ना। और यही सरफेस टेंशन है कि जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो खैर मैं भी उतनी चीजों पे नहीं जा रहा, तो सिंपल सी बात यह है सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it tends to decrease its surface area, and in the process it behaves as if it is made up of a stressed membrane। ठीक है, तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी का नाम सरफेस टेंशन। अब देखो इस सरफेस टेंशन के कारण there will always be a force in the surface of the liquid। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन आप मानते हो तो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो वैसे ही यहाँ पर सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन के कारण there will be a force। तो हाउ डू वी डिफाइन मैथमेटिकली द सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करने के लिए आप ऐसे इमेजिन करो कि ये कोई फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है किसी भी लिक्विड की, और इस फ्री सरफेस पे आप इमेजिन करो कि एक आपने लाइन ले ली है, ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये एक लाइन, ठीक है, इस लाइन की लेंथ है कुछ एल, और एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया इस फ्री सरफेस पर। तो इस फ्री सरफेस पे ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के कारण फोर्सेस लग रहे होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं एज, या तो एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो कहीं पर टी से रिप्रेजेंट होता है सरफेस टेंशन, या कहीं पर सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन को हम कह सकते हैं कि दिस सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स acting per unit length of this line is basically called as surface tension। मतलब मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमने किसी भी सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो उस इमेजिनरी लाइन के पूरे लेंथ पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, उसको हम सरफेस टेंशन कहेंगे। और इसके कारण जो फोर्स होगा दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एल। ठीक है, ये जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होगा इसको हम लिखेंगे एस मल्टीप्लाइड बाई एल, है ना। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, एंड रिमेंबर दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the length of the line drawn। इसका मतलब अगर सरफेस पे मैं कोई रिंग रख दूं, अगर ये लिक्विड का सरफेस है, मान लो ये लिक्विड का सरफेस है और इस पे मैंने कोई रिंग रख दिया, रिंग, तो इस पे जो हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए सरफेस टेंशन को वी विल मल्टीप्लाई by the length of the ring and not by the area, remember that। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। आपने ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो मैं आगे बात करूं।
आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है तो मैं आगे बात करूं? यस सर, डन सर। सर। ठीक है, तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन, इस सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो एक रिंग है, ठीक है, इट्स अ रिंग से, इस रिंग का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर, इट्स अ रिंग, है ना, ये रिंग है। और ये कहाँ रखा हुआ है? तो इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन, मान लो एस, मतलब ये कहाँ रखा हुआ है? तो दिस इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, रिंग केप्ट ऑन surface of liquid of surface tension S, ठीक है। आपको कहता है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग अबव द लिक्विड, मतलब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। मतलब मैंने इसमें ऐसे ऐसे यहां से और यहां से ऐसे मैंने स्ट्रिंग ऐसे बांध दिए, ऐसे है ना, ऐसे ये स्ट्रिंग ऐसे बांध दिए, ये स्ट्रिंग ऐसे बांध दिए, और इस स्ट्रिंग्स को पकड़ के मैं ऊपर मूव करा रहा हूं। तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स required to lift the ring, ये फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा अगर मुझे इस रिंग को ऊपर उठाना है तो, या ऊपर ले जाना है तो, व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग। समझ में आ गई बात? और मास ऑफ द रिंग इज m, मास ऑफ रिंग इज m। तुम समझे सवाल कि इसको मुझे ऊपर ले जाना है, तो हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। तो सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुने। Because it has been kept on the liquid surface, as it is kept on the liquid surface, ये liquid surface पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इस रिंग को ड्रॉ करूं तो एक तो फोर्स इस पे जो लग रहा होगा, that force will be due to the surface tension, एक तो इस पे surface tension का फोर्स लग रहा होगा, force due to surface tension। और वो कहां पर लगेगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लगेगा, वो पूरे लेंथ पे लगेगा, पूरे लेंथ ऑफ द रिंग पे लगेगा सरफेस टेंशन। किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। Why it will act in the downward direction? Because हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड का सरफेस है वो अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करना चाहता है ना। तो अगर आपने किसी लिक्विड के सरफेस पर अगर ये बॉडी रख दिया है तो ये तो अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करना चाहता है। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इस रिंग को भी तो नीचे की तरफ खींचेगा ना, बिकॉज इट वांट्स टू डिक्रीज इट सरफेस एरिया। ठीक है सर, तो ये सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लगेगा। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? तो दूसरा फोर्स विल बी इट्स वेट दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पे कितना फोर्स मैं लगाऊं ताकि मैं इसको जस्ट लिफ्ट कर सकूं। व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ फोर्स? तो कैन वी से दैट दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mg प्लस ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का फोर्स अभी मैंने क्या बताया था? s मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, बिकॉज s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि mg मल्टीप्लाइड बाय s, तो s है लेंथ ऑफ दिस ring, that will be equal to what? 2 pi into r. So this is the force required, 2 pi into r। समझ में आई बात? क्योंकि it will act along the whole length of the ring। तो कितना लिखोगे? 2 pi multiplied by r into surface tension will be the force due to the surface tension। क्लियर है? और रिंग का मैंने सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट, मतलब एक ही पार्ट दिखाया है इसका, ठीक है, तो s into 2 pi r। समझे या नहीं समझे? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। यस सर। इसको नोट कर लो। तो मैं एक छोटी सी बात और पहले पूछूंगा। कर लिया नोट? लेन 2 पाई आर है ना सर?
यस, लेंथ बेटा 2 पाई आर है बिकॉज इट्स रिंग। तो रिंग का जो सरकमफ्रेंस होगा दैट विल बी इट्स लेंथ, तो लेंथ इज 2 पाई आर। ओके दमन। अच्छा, अगर इसी में मैं आपसे ये पूछ लेता, अगर आप सोचो कि इसी रिंग को मैं ऐसे नहीं देता, मैं ये रिंग में तो मैंने सिर्फ एक ही वो दिखाया है आपको, लेकिन अगर मान लो कि इस रिंग को मैं ऐसे ड्रॉ करता, ऐसे मैं आपसे कहता कि ये रिंग है इस प्रकार से, ये ऐसा रिंग, ये रिंग है ये, सच दैट इसमें इनर पोर्शन भी है एंड आउटर पोर्शन भी है, और ऑब्वियसली ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो दोनों का रेडियस आप आर मान सकते हो। अगर ये रिंग ऐसे होती तो आप क्या करते? सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता अभी भी 2 पाई आर लिखते या कुछ उसमें और करना पड़ता? अब देखो, अगर ये रिंग ऐसे होती कि मतलब उसका इनर पार्ट भी होता एंड आउटर पार्ट भी होता, ये रिंग है आपकी, इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक इनर पार्ट दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? आउटर पार्ट दिख रहा है। तो अगर इनर पार्ट भी होता और आउटर पार्ट भी होता तो इस केस में क्या करते? तो हम कह सकते हैं कि भाई एक तो आउटर पार्ट पे तो हमारा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता ही लगता, साथ साथ दूसरा फोर्स किस पे लगता? इनर पार्ट पे भी तो लगता। ये जो इनर पार्ट है इस पर भी तो लगता सर। अगर हम इसका दो पार्ट अज्यूम कर लें, एक इनर एंड आउटर, ठीक है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, they are very close to each other, that means you can take the radius to be r, they are so close that you can take the radius of inner as well as outer part to be r, but अगर दो पार्ट है इसका, एक इनर और आउटर, तो इस केस में हमने क्या करना पड़ता? तो हम इस बात को ऐसे लिखते, F इज इक्वल टू एम जी प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैं हजम हुआ क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? ये बात ऐसी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 11th याद हो तो आप कहते थे ना कि लिक्विड ड्रॉप में सिर्फ एक सरफेस होता है, और जब सोप बबल लेते हैं तो सोप बबल में हम इसमें दो सरफेसेस कंसीडर करते हैं, इनर भी और आउटर भी। तो अगर एक से ज्यादा सरफेस हैं तो सरफेस टेंशन इनर पे भी लग रहा होगा और आउटर पे भी लग रहा होगा, समझे? Yes. तो अगर दो सरफेस हो, अगर दो से ज्यादा होते, चार सरफेस हो जाते इसी तरह के, तो हम चार से मल्टीप्लाई कर देते यार, प्रोवाइडेड कि वो चारों सरफेस बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। ठीक है सर, ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये एक ऐसा एक निडल है, बात समझना, ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए फिलहाल, ये लिक्विड के सरफेस पे रखा हुआ है, इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा के जी पर मीटर। ये आप एक निडल समझ सकते हो, इट्स अ निडल, इट्स अ निडल, है ना, सिलिंड्रिकल शेप है, बट ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, इट्स अ निडल। समझ रहे हैं आप? इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा गिवन है। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये बताना है कि अगर ये निडल सरफेस ऑफ द लिक्विड पे ऐसे रखा हुआ है, तो आपसे सिंपली सवाल में पूछा गया कि व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना इफ निडल ऑन द सरफेस is in equilibrium. I hope you have understood the question कि अगर ये
निडल सरफेस ऑफ द लिक्विड पे रखा हुआ है, नहीं दमन, जीरो नहीं होगा। अगर लिक्विड है तो उसका सरफेस टेंशन तो होगा ही ना बेटा, सरफेस टेंशन कैन नॉट बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, सरफेस टेंशन जीरो तो नहीं हो सकता। देखो मैं बताता हूँ इसको ना, आप ऐसे सोचो कि आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो, ऐसे यहाँ से आंखें रख के आप इस चीज को यहाँ से देख रहे हो, ताकि हम थोड़ा आसान कर लें इस बात को। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें ये सामने का सरफेस ऐसे दिख रहा होगा, ये गोला, ये सामने का दिख रहा होगा ना, ये सिर्फ ये पार्ट दिख रहा होगा। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही हम इसको लिक्विड के सरफेस पे रखेंगे, तो ये लिक्विड के सरफेस पे रखने के कारण ये सरफेस को, ये सरफेस क्या हो जाएगा, ये सरफेस थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ऐसी है कि बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तुम सोचो ना कि अगर मान लो कि एक पॉलीथीन पे अगर तुम कोई वेट रख दो और पॉलीथीन को पकड़ के उठाओ, तो पॉलीथीन का सरफेस स्ट्रेच हो जाता है या नहीं हो जाता? Yes. तो ये ऐसा ही समझ लो कि ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये सरफेस जो है ये ऐसे डिप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस निडल केप्ट ऑन इट। और ये सरफेस के डिप्रेस होने के कारण होगा क्या, इस सरफेस के डिप्रेस होने के कारण इधर से एक फोर्स लगेगा और इधर से एक फोर्स लगेगा, जो सरफेस टेंशन के कारण लगेगा, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, और मान लो ये एंगल, अगर मैं थीटा कह रहा हूं, मान लो ये एंगल थीटा कह रहा हूं, मान लो ये एंगल थीटा कह रहा हूं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में मान लेना है कि लेट एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, ये मैंने मानने को कह दिया। तो मान लो अगर ये थीटा है तो इधर से भी एक फोर्स है और इधर से भी एक फोर्स है, और ये फोर्स किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण। दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस किसके कारण लग रहे हैं, सरफेस टेंशन के। तो इसको अगर मैं रिजोल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर भी क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। और इन इन दोनों फोर्सेस का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा, एफ साइन थीटा। इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका वेट। ठीक है, और आप ये निडल की लेंथ एल मान लीजिएगा। यहां तक बताओ मुझे समझ में आया हो तो। Yes, sir. बस एक बार ये रिपीट वाला कीजिए सही। फिर से सुनो, अगर मैं किसी निडल को लिक्विड सरफेस पे रख दूं, तो होता ये कि जो निडल आप लिक्विड सरफेस पे रखोगे ना, ये निडल को आपने लिक्विड सरफेस पे रखा, तो ये जहां पर रखोगे वहां पर ये लिक्विड को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, डिप्रेशन आ जाएगा लिक्विड में इस तरह से। मतलब सरफेस जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगी, मतलब थोड़ा दबेगी, ऐसा समझो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर आपका बहुत मैट्रेस जो गद्दा होता है आपका, उस पे आप एक सिलेंडर ला के रख दो, तो आप ये देखोगे कि जहां पर गद्दा, मैट्रेस और सिलेंडर का कांटेक्ट होगा, वो वाला सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इमेजिन कर पा रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये सरफेस ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये सरफेस ऐसा हो गया तो इस सरफेस के सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस एक्ट करेंगे, और फोर्सेस एक्ट करेगा, और ये फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा होगा और एक फोर्स इधर लग रहा होगा। मैंने बोला कि इन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल कंसीडर करो, वो मैंने बोला है कि थीटा कंसीडर करो। ठीक है, वो एंगल कितना कंसीडर करो, थीटा कंसीडर करो। तो ये आपने थीटा ले लिया, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करो तो इधर एफ कॉस थीटा आएगा, इधर रिजॉल्व करो तो एफ कॉस थीटा आएगा, और ऊपर दोनों फोर्सेस का साइन वाला कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा। सही। और नीचे कौन सा फोर्स होगा, एम जी। दो अगर ये क्यों किया इक्विलिब्रियम, यार, एफ साइन थीटा दो। दो बार एफ साइन थीटा, क्योंकि दो फोर्स है ना बेटा, इधर वाले का कंपोनेंट लोगे तो एफ साइन थीटा। भाई अगर आपके पास वेक्टर हो, ये वेक्टर है, और इसका अगर आप कंपोनेंट लें, तो जिसके साथ एंगल बनेगा उस पर कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उस पर साइन ही तो लिखोगे ना। और यहाँ पर ओके सर। कितने वेक्टर हैं, ये देखो, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, तो इसका भी एफ साइन थीटा यहाँ आएगा और इस वाले फोर्स का भी एफ साइन थीटा यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली हाउ मेनी एफ साइन थीटा यू आर हैविंग, 2। टू जैसे सर। कॉस थीटा भी तो दो बार लिखा है ना, बट है क्या कि इधर वाला जो कॉस थीटा है इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर वाला जो कॉस थीटा है इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये अल्टीमेटली इट विल कैंसल आउट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो फोर्सेस हैं वो क्या है हमारे, 2f मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, mg लिख सकता हूँ।
याद नहीं आया? यस सर। तो yes sir. F को मैं क्या लिखूंगा? दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं S मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और इस पूरे निडल की लेंथ कितनी है? L, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम? mg। तो फाइनली हम S की वैल्यू को क्या लिखेंगे? S की वैल्यू वी विल बी राइटिंग इट एज mg 2L By मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा। ये आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू आएगी। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल कराने का मेरा मेन मकसद ये था कि सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लेंथ। तो जब आप फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लिखते हो तो आप लिखोगे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। length. सर 10 बजे कौन सा क्लास चला था सर? 10 बजे जेई की क्लास थी, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ बच्चे कंबाइन हो गए थे क्या? मैं सोचा फिजिक्स दमन, 10 बजे का था ना, इसलिए आज लेट हो गए। अच्छा, मतलब 10 बजे वाले में भी कुछ बच्चे, शायद लगता है मुझे कि ये वाले अभी उसमें भी कनेक्ट हो गए थे शायद। खैर चलो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, सरफेस एनर्जी। अभी तक हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया, अब सरफेस एनर्जी। जल्दी जल्दी सुने भाई, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का क्या मतलब है? तो इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि आपके पास ये कोई फ्रेम है इस प्रकार से, है ना। सरफेस एनर्जी को समझाने के लिए मैं पहले ऐसे बता रहा हूँ, आप ऐसा अज्यूम कर लें कि यहाँ पर कोई फ्रेम है, ठीक है, ये पी क्यू, इसकी लेंथ कितनी है? लेट द लेंथ बी एल। क्लियर? इसको हमने ना सोप, जो सोप लेदर होता है, मतलब झाग, उसके अंदर हमने इस फ्रेम को डिप Yes. कर दिया है, ठीक है। इसको हमने सोप लेदर के अंदर डिप कर दिया है। तो अगर हम डिप करेंगे बेटा, तो आपको नहीं लगता कि वो जो सोप है, वो सोप का फिल्म बीच में इसके दोनों साइड पे अपीयर हो जाएगा? आपने देखा होगा ना ऐसा, कि बहुत एक छोटा सा फ्रेम अगर आप सोप लेदर के अंदर रखोगे तो उस पे सोप की लेयर आ जाती है। पता नहीं आती है, नहीं आती? आती है. आती है। चलो, तो सोप का ये जो लेयर इस पे डेवलप हुआ है, इस लेयर, ये लेयर डेवलप होते ही क्या चाहेगा? ये लेयर डेवलप होते ही ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन ये क्या चाहेगा? ये इस पूरे वायर को अंदर की तरफ पुल करना चाहेगा। व्हाई इट वुड लाइक टू पुल द वायर? बिकॉज if it will pull the wire, it can decrease the surface area of this film, Surface है ना, area. है ना। In order to decrease the Yes. surface यस area, it will tend to pull the wire inwards. क्लियर? ये यहां तक तो बात समझ आ गई। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं, है ना, मतलब इसके कारण एक सरफेस टेंशन के कारण इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। उस फोर्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एफ के नीचे एस लिख रहा हूँ, मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब मैंने क्या किया, मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं इस वाले वायर को आउटवर्ड मूव करा रहा हूँ, आउटवर्ड। एंड आई मूव्ड दिस वायर, आई मूव्ड दिस वायर बाय अ डिस्टेंस x। ये नई पोजीशन मैंने वायर की पहुंचा दी, और कितनी पहुंचा दी? एक नई पोजीशन, और कितना डिस्प्लेस किया? बाय x। मतलब ये जो लेयर अपने एरिया को डिक्रीज कर रहा था, मैंने इनफैक्ट उसको इंक्रीज कर दिया। तो बेटा मुझे ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा टू अपोज दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये फोर्स लगा के मैंने कुछ वर्क तो किया होगा ना, इन इंक्रीजिंग दिस सरफेस एरिया। मतलब अगर इस वायर को मैं मूव करा रहा हूं तो आई हैव डन सम वर्क अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन वाला फोर्स। यस सर। इज इट? ठीक है। हम जितना वर्क करते हैं इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, वो सारा का सारा वर्क विल बी स्टोर्ड in the form of energy in the stressed part. It will be stored in the form of an energy, and that energy is called as surface energy. इस energy को हम क्या कहते हैं बेटा? Surface energy.
और दूसरी बात आपको ये दिख रहा होगा कि F एक्सटर्नल जो है यहाँ पर वो बेसिकली किसके बराबर है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, मैंने उतना ही फोर्स लगाया है जितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है। मतलब इन अदर वर्ड्स, आई डोंट वांट टू एक्सेलरेट दिस PQ। ठीक है, तो मैंने उतना ही फोर्स लगाया है जितना सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। तो अब व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन हम जानते हैं कि भाई वर्क डन बराबर होता है F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एज दीस टू आर सेम। और यही जो वर्क डन है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखें, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज रिटन एज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहां तक बात समझ में आई है आपको? multiplied by 2 multiplied by x. Why did you multiply it with 2? Who will tell me? अगर मैंने इस फ्रेम को सोप लेदर के अंदर डिप करके निकाला तो फ्रेम के फ्रेम के सिर्फ एक ही साइड पे ये लिक्विड सरफेस नहीं अपीयर होगी, फ्रेम के दोनों साइड्स पे ये लिक्विड सरफेस अपीयर होगी। इसका मतलब कि व्हेन यू आर डिस्प्लेसिंग दिस PQ, actually you are moving the surfaces on both sides of the frame. आप दोनों तरफ के सरफेस को you are moving by distance x, so that is why I have multiplied it with 2। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि जितना सरफेस होगा उतने से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एंड दिस विल बी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 2SL मल्टीप्लाइड बाय x। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ये एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया करूं, ठीक है, स्ट्रेस्ड एरिया, ये एरिया मतलब जो इंक्रीज्ड एरिया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं ये भी लिख देता हूं इंक्रीज्ड एरिया, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हुई वो इस एरिया को इंक्रीज करने के कारण हुई। तो हम लिखेंगे इसको 2S मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज द एनर्जी। और एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो कितना है, तो एरिया इंक्रीज्ड इज L into x, बट ये एक साइड पे तो नहीं हुआ। Again it has been increased on both the sides because there are two surfaces, so area must have been increased on both the sides, so it must be multiplied by 2 again। so this 2LX and this 2LX will cancel out। इसका मतलब energy divided by area or energy per unit area can be also called as equal to surface tension, है ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम सरफेस टेंशन कह सकते हैं। इसको नोट करो। डन। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस सरफेस, ये जो एनर्जी है इससे रिलेट करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप, 27 स्मॉल ड्रॉप्स combines to form 27 small drops combines to form a single drop। 27 small drops combines to form a single drop। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. Yes. surface tension of each drop is S। surface tension of each drops is S। सरफेस टेंशन हर ड्रॉप का S है। फाइंड heat energy produced when the single drop is formed। find heat energy produced when single drop is formed।
सॉल्व करिए। चलिए मैं बताता हूं। आपसे कह रहा है कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ सेम रेडियस ऑब्वियसली, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो सारे ड्रॉप का आप रेडियस सेम मान लो। लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज आर, मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस आर है, और मान लो कि लेट रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप that has been formed by these small drops, bigger drop is capital R। तो बेटा सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि जब 27 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो द वॉल्यूम ऑफ ऑल 27 ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सिंगल ड्रॉप दैट इज फॉर्म्ड। भाई पूरे 27 स्मॉल ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है और जो बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम है, दे मस्ट बी इक्वल। मतलब 27 into 4/3 पाई into स्मॉल आर का क्यूब must be equal to the 4/3 pi into capital R का क्यूब। 4/3 pi 4/3 pi will cancel out, तो capital R will be equal to 3 times of a small r लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है सर, यहां तक आपको बात समझ आई? अब आपसे कहता है कि ओके, तो आपसे कहता है कि सरफेस एनर्जी का डिफरेंस बताओ। बेसिकली जो हीट पूछा है ना, तो याद रखिएगा कि हीट जो यहां पर निकलेगा दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ड्रॉप्स। ठीक है, ये सरफेस एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो, वही हीट है। तो सरफेस एनर्जी या सिंपली मैं इस बात को यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर स्मॉल ड्रॉप। तो सरफेस एनर्जी अभी मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, और कितने ड्रॉप्स हैं तो 27। और सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप कितना होगा, तो बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एक ही बिगर ड्रॉप है, तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो एस इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमने रिलेशन निकाला हुआ है। माइनस ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय एस इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चेंज इन एनर्जी कितना होगा, तो भाई इनिशियल वाला ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ अगर तुम सॉल्व करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर एस कॉमन आ जाएगा। देखो तो ध्यान से, 4 पाई आर स्क्वायर एस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर इसका स्क्वायर किया तो 9 और इसमें बचेगा 27। ठीक है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर एस मल्टीप्लाइड बाय 18। निगेटिव साइन आ रहा है क्या? ये निगेटिव साइन क्यों आ रहा है इस बात को समझो। इसका मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव साइन मैंने किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया है, बिगर वाले में से स्मॉलर वाले की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब है कि बिगर वाले की एनर्जी इज लेस देन स्मॉल वाले की एनर्जी। इसका मतलब जब स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप अगर कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो एनर्जी का लॉस होगा। मतलब यहाँ पर इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी है बेटा, मतलब एनर्जी इज लॉस्ट, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ आई बात? That will be in the form of heat. Is it clear to all? Yes, sir. अब इसी में आपसे ऐसे भी कह सकता है, ये तो मैंने स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करा के एक बड़ा वाला ड्रॉप बना दिया। इसी में उल्टा भी कह सकता है आपसे कि एक बड़े वाला ड्रॉप जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक हो गया। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं लिखो भाई, ये नोट कर लिया हो तो
इसी बात को लिख के आंसर मुझे बताना तुम लोग। ये नोट करके मुझे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। ये नोट करो जल्दी से। डन सर। डन सर। ओके मेरे लाल, एक क्वेश्चन लिखो। अ बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर लिखना। अ बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर breaks into a bigger drop of radius capital R breaks into 81 small drops, breaks into 81 small drops। 81 small drops में ये ब्रेक कर जाता है, breaks into 81 small drops। ठीक है, find the change in surface energy। क्वेश्चन है find the change in surface energy if surface tension is S। जल्दी से करके मुझे बताओ तो आंसर। ये अब आप कर सकते हो। अगर आपको बड़े वाले ड्रॉप का छोटे ड्रॉप में ब्रेक करना समझ में आ गया है तो सॉरी, छोटे वाले ड्रॉप का मिलके बड़ा ड्रॉप बनाया तो कैसे किया आपने सॉल्व, अगर वो समझ में आ गया है तो ये वाला भी कर सकते हो आप। एक बात याद रखिएगा कि चाहे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना दे या बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाए, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगा। वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। चलिए, कर लिया क्या आप लोगों ने? भाई पहली बात तो है कि 81 ड्रॉप्स में ये ब्रेक होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 81 इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो 81 किसका क्यूब होता है? 81 किसी का क्यूब होता है या नहीं होता है? नहीं होता है शायद। सर स्क्वायर होता है। 27/3। अच्छा, थोड़ा सा गंदा सा हो गया। एनीवेज, तो R इज इक्वल टू कितना आया आपका? आप इस बात को ऐसे लिख लो कि भाई 81 टू द होल पे पावर 1/3 R, ऐसे लिख सकता हूँ ना? बोलो। यस सर। या तो इसको थोड़ा अच्छा रखने के लिए मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ टर्म जिसका क्यूब आ जाए। सिक्सटी फोर ले लो इसको, 81 हटा दो, 64 ले लो। ठीक है, 64 ले लो, 81 हटा दो, 64 ले लो, ताकि हमें एक अच्छा सा क्यूब दिख जाए। तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा ना, 4R। वैसे जो आपने किया होगा वो 81 लेके वो सही होगा, बट मैं सिर्फ थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा रहे इसको अप्लाई करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि कैपिटल R इज इक्वल टू 4 स्मॉल r। ठीक है, तो 4 इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल r आ गया। ये वॉल्यूम को हमने इक्वेट किया। तो अब क्या करना है? अब इनिशियल एनर्जी लिख दो। इनिशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 4 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। ये इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 4 पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय कितने ड्रॉप्स हैं? 64 हैं। इज इट क्लियर? यस। So what is the change in surface energy in this case? Can we find that?
डिफरेंस निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. 60 ठीक है, pi क्या r हुआ? square s. 64, इन दोनों में हम 4 पाई आर स्क्वायर एस कॉमन ले सकते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस कॉमन ले लिया, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 64 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म देखो, ये 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये माइनस ऑफ 16 हो जाएगा। तो अब जो भी आ जाए इससे आंसर, ठीक है। सर डन? ओके, तो आज यहीं तक रहने दो, बाकी चर्चा हम कल करते हैं, बिकॉज आज वैसे भी मुझे बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं और टाइम भी हो गया आपको ऑलमोस्ट, तो कल बात करते हैं इससे ओके आगे। सर। Thank you, sir. ओके।